नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। तो आज से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। 24 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। 7 दिन के सत्र में 4 दिन का रहेगा अवकाश। विधान भवन में 3 दिन ही चर्चा हो पाएगी। कल अनुपूरक बजट पेश होगा। पहले 20 अगस्त को पेश होना था बजट। मुहर्रम के अवकाश के चलते तारीख बदली गई है। तो आपको बता दें कि आज से मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने के लिए हर मोर्चे पर। विधान भवन में 3 दिन ही चर्चा हो पाएगी। 19 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वहीं सबसे महत्वपूर्ण ये कि पहले 20 अगस्त को ये पेश होना था, लेकिन मुहर्रम की छुट्टी को लेकर ये तारीख बदली गई है। मुहर्रम के अवकाश के चलते तारीख बदली गई है और अब 19 तारीख को ही अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो आज से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। एक बार आपको फिर से बता दें कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। बैठक में सभी दलों से अपील की गई है कि मानसून सत्र सुचारू रूप से चलाया जाए। आपको बता दें कि 3 दिन ही सदन में चर्चा हो पाएगी। 24 अगस्त तक यह सत्र चलाया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण अनुपूरक बजट को लेकर। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष ने पूरी तैयारी की है सरकार को घेरने के लिए, चाहे वो कोरोना काल में अव्यवस्था को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो। सब ने अपने अपने अलग मुद्दे बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। 7 दिन के सत्र में 4 दिन का अवकाश रहेगा। 3 दिन ही कार्यवाही चल पाएगी सदन की। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि 19 तारीख को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो आज से मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, जो कि 24 अगस्त तक चलेगा। तो आज से यूपी विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं ने शिरकत की है। बैठक विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बुलाई थी और इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सुभासपा के नेता मौजूद थे। विधानमंडल के सत्र में 20 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 24 अगस्त को बजट पर चर्चा के बाद बजट पास किया जाएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम द्वितीय अध्यादेश 2021, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश और उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक पेश होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में विधानसभा का सत्र काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। विपक्ष योगी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने की पूरी कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मानसून सत्र का शेड्यूल क्या है। जी हां, आज दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, यानी कि आगाज होते ही सबसे पहले दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल प्रस्ताव अध्यादेश अधिसूचना का कार्य होगा। वहीं अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतिकरण भी कल ही होगा। उसके बाद 4 दिन का अवकाश होगा। 23 अगस्त को सोमवार को सदन में विधायी कार्य होंगे। वहीं 24 अगस्त को अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा की जाएगी। तो ये है मानसून सत्र का। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आज से जो आगाज होने जा रहा है उसका जो शेड्यूल है वो ये है। और हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, अश्विनी द्विवेदी। और क्या कुछ खास होने वाला है मानसून सत्र में, अश्विनी आपसे जानना चाहेंगे कि आज से मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। 7 दिन का ये सत्र है, 4 दिन अवकाश रहेगा, 3 दिन ही सदन की कार्रवाई चल पाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष ने भी पूरी तैयारी की है सरकार को घेरने के लिए। सरकार की तरफ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे और विपक्ष ने क्या तैयारी की है? बिल्कुल, अगर बात करें मानसून सत्र की तो आज से उसका आगाज हो रहा है। 7 दिनों का मानसून सत्र है, लेकिन जो सदन है वो मात्र 3 दिन चल पाएगा, क्योंकि 4 दिन छुट्टी रहेगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें मानसून सत्र के दौरान जो चर्चा और विषय जिन पर चर्चा हो सकती है, जो पेश की विधेयक लाए जा सकते हैं, उसमें से नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय है अध्यादेश 2021, उसका उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश है, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश है, उत्तर प्रदेश निरसन
विधेयक पेश कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें जो विपक्ष की बात करें तो विपक्ष सरकार जो सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि बता रही है कि कोरोना काल में सबसे बेहतर काम गवर्नमेंट ने किया है, उस पर ही विपक्ष उनको घेरने की कोशिश करेगा। निश्चित तौर पर किसानों का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। 2022 का चुनाव आने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि 2022 से चुनाव से पहले जो ये सत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से कल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसका आकार अगर उम्मीद रखी जा रही 50 से 55 हजार करोड़ रुपए का तक की हो सकती है। निश्चित तौर पर तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, कॉरिडोर डिफेंस कॉरिडोर हो, तमाम इनको लेकर के अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। लेकिन सरकार जो है वो 2022 को लेकर के सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी है क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है विपक्ष को हंगामा, चाहे वो अपनी बात रखने का, चाहे अन्य चीजों को लेकर के, किसानों का आंदोलन को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी घेरेगी। पिछली बार जिसे देखा गया था जब सत्र की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के सदस्य थे विधानसभा विधान परिषद के, उन्होंने बाकायदा हंगामा किया था। जो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति है वहां पर बैठ के प्रदर्शन बाकायदा किया था, कांग्रेस ने उसका साथ दिया था। इस बार फिर भी वैसे ही एक बार तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई मुद्दे हैं और 2022 से पहले का सत्र है। निश्चित तौर पर आज सत्र शुरू होगा। कल जो वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं वो अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 24 तारीख को अनुपूरक बजट पास किया जाएगा। निश्चित तौर पर इसके अलावा अगर सदन चलने की बात की तो मात्र 3 दिन सदन चलेगा। ऐसे में अगर हंगामा नहीं हुआ तो आज जो है पहले दिन बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और मानसून सत्र का जब आगाज होगा तो देखना होगा कि किस तरीके से इस बार सत्र की शुरुआत होती है और सत्र को चलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का दूसरे दिन है और आज दूसरे दिन काफी संख्या में लोगों का ये जो आकर्षण है वो देखने को मिल रहा है जन आशीर्वाद यात्रा में। और आपको बता दें कि आज कई जिलों में मंत्रियों का डेरा भी है। 2022 चुनाव को लेकर ये यात्रा चल रही है, यानी जो भी केंद्र में मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई है अपने आसपास के कम से कम 4 जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें यात्रा करने के लिए। और आपको बता दें कि कल से ही इसकी शुरुआत हो गई है, आगाज हो चुका है और इस आगाज के साथ ही मंत्री लगातार जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर भी जानकारी दे रहे हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज दूसरा दिन है और कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने शुरुआत नहीं की थी यात्रा की, वो आज से शुरुआत करेंगे। यानी कुल मिलाकर आज पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जन आशीर्वाद यात्रा नजर आएगी। और ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो माहौल है 2022 को लेकर अभी से शुरुआत कर दी गई है और ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसमें 2 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि एक तो जनता की तरफ से आशीर्वाद और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार। कैसे देख रहे हैं आप इस यात्रा को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जन आशीर्वाद यात्रा के पीछे उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उस सियासी समीकरण को गरमाया जाए, उस सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की जाए, तो वो कवायद करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त यात्राओं का दौर है। इस समय न सिर्फ सत्ता पक्ष अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है बल्कि विपक्ष भी अपनी तमाम यात्राओं के जरिए, खासकर समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को लगा रखा है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकालने में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए वेस्ट यूपी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इस वक्त वृंदावन में मौजूद हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मथुरा, आगरा, आप सोचिए ये जो 2 शहर हैं, इन 2 शहर में 2 यात्राएं मथुरा से शुरू हो रही है। बीएल वर्मा की कल यह जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई जो आगरा में समापन होगा और आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कल यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसका बाद में समापन 20 तारीख को जो है मथुरा में होगा। तब आप समझिए कि वेस्ट यूपी सियासी लिहाज से बीजेपी के लिए कितना अहम है और खास करके वेस्ट यूपी का वो हिस्सा जहां पर किसान आंदोलन का उतना बड़ा असर नहीं जितना बड़ा असर आपको मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ या फिर उस इलाके में देखने को मिलता है। तो ऐसे में बीजेपी अब चाहती है उन तमाम एरियाज को टारगेट करने के लिए और यही वजह है कि कल बीएल वर्मा पूरे दिन जो है मथुरा में थे, आज आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे और आज पूरे दिन आगरा की अलग अलग विधानसभाओं में ये जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी और हर जगह जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर कुछ मूल बातों को उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने आम आदमी, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उसका कैसे असर हुआ है।
दूसरी बात ये कि विपक्ष जो प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है उसकी काट करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि उन जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आप सोचिए, धनगढ़, आप पाल, आप जो है पासी, अलग अलग जो कम्युनिटी से, अलग अलग जो जातियों से जो है, ऐसे ओबीसी और अनुसूचित जाति के ऐसे लोग जो हमेशा आइसोलेट थे, उनको सम्मान दिया है। तो कोशिश यही है कि सियासी समीकरण साधें, कोशिश ये है कि विपक्षियों को उसका जवाब दें। तो जन आशीर्वाद यात्रा आज दूसरे दिन आगरा में प्रवेश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, आप हमारे साथ बने रहें। हम ये जानेंगे कि जिस तरीके से यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि आप उनके साथ हैं, जनता में क्या रिएक्शन है, लेकिन हम ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहते हैं कि जहां तक बीएल वर्मा की बात कर लीजिए, 513 किलोमीटर उनकी यात्रा है और मथुरा से इसकी शुरुआत हुई है, जैसे कि अभी अभी हमारे संवाददाता बता रहे हैं। और ये देखिए, हम मैप के जरिए आपको बता रहे हैं कि उनकी जो यात्रा है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। यानी आज वृंदावन होते हुए ललितपुर और आगरा में समापन होगा, लेकिन 505 किलोमीटर की जो यात्रा है उसमें कोशिश है कि हर विधानसभा को टच किया जाए, वहां के लोगों से बातचीत किया जाए। और भोलानाथ जुड़ गए हैं बाराबंकी से इस वक्त, तो वहां पर क्या स्थिति है भोलानाथ? अगर बाराबंकी की बात कर ली जाए, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो जितने भी केंद्र में मंत्री हैं उन सबको ये जिम्मेदारी दी गई है। 500 किलोमीटर से कम किसी के पास वो जिम्मेदारी नहीं है। बाराबंकी में क्या स्थिति आप देख रहे हैं, किस तरीके से यात्रा निकाली गई है? देखिए, बिल्कुल बता दें, बांकी में आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी और इसमें केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर रावत शामिल होंगे। जो हैदरगढ़ से यात्रा 11 बजे प्रारंभ की जाएगी और ये यात्रा करीब जिले में 174 किलोमीटर की होगी। हैदरगढ़, दरियाबाद और दरियाबाद, इसके अलावा सदर विधानसभा होते हुए कुर्सी विधानसभा में ये यात्रा कल प्रवेश करेगी। रात्रि में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर रावत यहीं बाराबंकी में विश्राम करेंगे, जिसके बाद कल सुबह ये यात्रा बाराबंकी से पुनः प्रारंभ की जाएगी और इसका यात्रा में एक देवा में महासभा की जाएगी, जिसके बाद बड्डूपुर में एक महासभा होगी। उसके बाद यात्रा धीरे धीरे करके सीतापुर जनपद में प्रवेश हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये शेड्यूल है जो बता रहे थे भोलानाथ। निश्चित तौर पर तो सभी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, और भोलानाथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो लगातार केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया है और वो लोग निकल चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पंकज चौधरी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। पहली बार मंत्रालय संभालने के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी अयोध्या पहुंचे और अयोध्या के संतों ने भी उनका स्वागत किया है, अयोध्या वासियों ने भी उनका स्वागत किया है। पंकज, आप अयोध्या पहुंचे, किस तरह से देख रहे हैं रामनगरी को और अपने विभाग को? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद यही है कि हम जाएं और जनता के बीच में जाएं और जो भारत सरकार की नीतियां हैं, योजना है, प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, योजना है, वो जन जन तक पहुंचाएं। और राम जन्मभूमि तो हम लोग के पहले से ही योजना में है, एजेंडे में है, और निश्चित तौर से यहाँ से गुजरूं और दर्शन करके ना जाऊं, ये संभव नहीं। बिजली को लेकर के विपक्ष तमाम बार हमलावर होता रहा है, लेकिन अब कमान आपको मिली है, किस तरह से जो है उन्हें जवाब देंगे आप? बिजली के मामले में जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हमने 4 साल पहले भी उत्तर प्रदेश देखा है, जब 4 घंटा 6 घंटा बिजली रहता था, रात को सोने के बाद आता था, उठने के बाद चला जाता था। आज कम से कम 18 से 22 घंटा बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। आखिरी सवाल मंत्री जी, कि ऐसा देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी तय करेगी। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं या नहीं, यह पार्टी तय करेगी, लेकिन अयोध्या के जो संत हैं वह तो सभी मंत्री निकल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दौरे पर महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। देहरादून में एक रोड शो भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने एक दिन पहले ही ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। सीएम केजरीवाल के दौरे को लेकर तैयारियों में कार्यकर्ता जुट गए हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज देहरादून पहुंच रहे हैं। ये जानकारी सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके दी है। ट्वीट कर सीएम केजरीवाल ने कहा कि देहरादून दौरे पर वो कुछ महत्वपूर्ण घोषणा भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल जब देहरादून आए थे तो उन्होंने उत्तराखंड वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था। इस बार भी इसी तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी घोषणा कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही
आप भी उत्तराखंड में काफी सक्रिय है। तो आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी काफी मजबूती से अपना कार्य कर रही है, सक्रिय है। और ऐसे में आज आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। देहरादून में रोड शो का भी कार्यक्रम है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज देहरादून में क्या क्या कार्यक्रम है या फिर किस तरीके का शेड्यूल बना है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आज सुबह 10:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे। वहीं 12:30 बजे से सर्वे चौक ITDR में वो सभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे से घंटाघर से दिलाराम चौक तक रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दौरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और जिस तरीके से वहां पर कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं उसे और बल देने के लिए अरविंद केजरीवाल आज दौरे पर रहेंगे। सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। सुदीप, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी उत्तराखंड गए हुए हैं और इस बीच में जाने वाले भी थे, लेकिन तैयारी भी हो गई थी, उनका दौरा रद्द हो गया था। आज उन्होंने फिर से वहां पर जाने का मन बनाया है, उनका शेड्यूल पूरा तय हो गया है। किस तरीके का उत्साह है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में? देखिए, आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कल से ही जो कार्यकर्ता है वो परेड मैदान घंटाघर के आसपास आने लगे हैं। घंटाघर से केजरीवाल का पहला रोड शो देहरादून में होना है जी। केजरीवाल इसके पहले एक हफ्ता पहले आने वाले थे पर वो आ नहीं पाए। आज वो एयरपोर्ट से देहरादून से बीजापुर गेस्ट हाउस जा रहे हैं। बीजापुर में वो कुछ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इसके बाद वो ITDR आएंगे। ITDR के बाद रोड शो के बाद वो फिर बीजापुर जाके कुछ लोगों से मिलने के बाद सीधे दिल्ली रवाना होंगे। केजरीवाल का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केजरीवाल आज नेतृत्व को लेकर ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज देहरादून पहुंचेंगे और वहां पर रोड शो करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, पुनर्वासित बंगाली समुदाय को लेकर यह फैसला किया गया है। समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से हटेगा पूर्वी पाकिस्तान शब्द। उधम सिंह नगर जिले में पुनर्वासित हैं बंगाली समुदाय। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि बहुत ही अहम खबर है। समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से हटेगा पूर्वी पाकिस्तानी शब्द, यानी ये जो शब्द है ये बहुत ही काफी दिनों से इस पर मांग की जा रही थी हटाने के लिए। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी है कि अब प्रमाण पत्र से ये शब्द को हटा दिया जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि देहरादून से खबर है, उत्तराखंड कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। पुनर्वासित बंगाली समुदाय को लेकर यह फैसला लिया गया है। समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटाया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले में पुनर्वासित हैं बंगाली समुदाय और उनके जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान शब्द का जो इस्तेमाल किया गया उसे हटाया जाएगा। ये आज तीसरी बैठक हुई थी और तीसरी बैठक में दोनों ही पक्षों ने, पुलिस के जो उनकी कमेटी भी आई थी उन्होंने भी अपना प्रत्यावेदन जो रखना था, अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने किया और वित्त विभाग ने भी अपनी व्यू दे दी। अब मीटिंग, हम फाइनल मीटिंग हो गई है। अब इसके बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। क्या आज देखिए, अभी तो रिपोर्ट को कंपाइल करने में टाइम लगता है। टाइम लगने के उसके बाद रिपोर्ट जो है मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। जी, आज तीसरी बैठक हुई थी और तीसरी बैठक में दो। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में यह फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रामपुर के थाना बिलासपुर अंतर्गत गांव डिबडिबा में दबंग पूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान को सरे बाजार अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी है। पिटाई का यह वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आप भी वीडियो देख सकते हैं कि वायरल वीडियो में वर्तमान प्रधान को अपने साथियों के साथ पूर्व प्रधान को कैसे पीट रहा है। शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है, बल्कि NCR में मामला दर्ज कर रफा दफा करने की कोशिश की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो पूर्व प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ वर्तमान प्रधान की पिटाई की है और जमकर पिटाई हुई है। इस मामले में पुलिस में शिकायत तो की गई, लेकिन अब तक पुलिस के द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामला रामपुर का है। रामपुर में पूर्व प्रधान की दबंगई देखने को मिली है और दबंगों ने महिला पर ढाया है कहर। यह भी खबर रामपुर से है। घर में घुसकर दबंगों ने पीट पीट कर किया लहूलुहान। महिला का आरोप, पुलिस से सामने ही पीटते रहे दबंग। बुरी तरह से घायल है
फिलहाल महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल में भेज दिया गया है। दो समुदाय के बीच का यह मामला बताया जा रहा है। थाना अजीब नगर के बहादुरगंज का यह मामला है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट इतनी हुई कि उलहलुहान हो गई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।